हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये जिसका कोड था 822 DW। चूँकि अगर आपने इसकी पिछली वीडियो देखा होगा तो मैंने चूँकि इसका आधा-माधा ही सॉल्यूशन कराया था क्योंकि मुझे कहीं जाना था, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था इसका। अब इसके आगे यानी हम लोग ये खंड ब में हम लोगों ने ये पहला प्रश्न के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग इसके आगे ये मतलब सेकंड प्रश्न, इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को और उसके बाद इधर जो ये दीर्घ उत्तरीय सब प्रश्न है ये आपके ये भी 2-2 मार्क वाले हैं। और उसके अलावा इधर देखो मतलब ये 4-4 मार्क वाले में है, ये 2-2 मार्क में तो बांट दिए, ये 4-4 मार्क वाले हैं। और उसके बाद ये आपके 6-6 मार्क वाले यानी लॉन्ग क्वेश्चन, इनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पूरे के पूरे इस सेट का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले इस सेट का हमने यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो और देखना चाहते हो ना, तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या चैनल पे भी जाकर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो उसमें प्रीवियस ईयर पेपर का आपको एक सेक्शन दिखाई देगा। उसमें आपको मैंने पूरे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सबका वहाँ पे डाला हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। तो चलो आपका बिना टाइम वेस्टिंग के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें देखो सबसे पहला प्रश्नोत्तर संख्या जो 2 है उसमें 5 खंडों को करना है, यानी 5 प्रश्नों को करना है। यहाँ 6 प्रश्न दिया रहेगा लेकिन 5 को आपको करना होगा एग्जाम में, ठीक? चलो हम लोग यहाँ सभी के सभी जो भी हैं उनको करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न ए वाला देख सकते हो, ये आपको ये दर्शाना है, ठीक है, कि ये मतलब दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है। लेकिन ये जो प्रश्न है आपका चैप्टर 1 जो है ना, ठीक है, रियल नंबर उसी का है, लेकिन ये हट चुका है, आपके सिलेबस से नहीं आएगा। और ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी हट चुका है, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसको हम लोग नहीं करते हैं, इसको छोड़ते हैं। बी वाले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक। बी वाला प्रश्न क्या है आप देख सकते हो, ये आपका त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग है उसी से, कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार के पाद तक यानी वही मीनार तक जाता है, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान आ, चाल से देखो चाल से जाती है, ठीक है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मस्त सवाल है और ऐसा सवाल आता है आप सबके एग्जाम में, ठीक। और ये सवाल आएगा ही आएगा इस साल भी। देखो कहने का क्या मतलब है कि जैसे एक ये मीनार है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये मीनार है, ठीक है। अब देखो इसके पाद की तरफ एक यहाँ पे मतलब गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, तो मान लो कार यहाँ पे है, इस बिंदु पे है, क्लियर। तो ऐसे ये आ रही है, ठीक। अब यहाँ पे थी तो इसके शिखर से जो अवनमन कोण था, अवनमन कोण यानी ये वाला कोण आप जानते हो, ये वाला जो कोण होता है वो अवनमन कोण होता है। ये क्या था, यहाँ पे थी तो अवनमन कोण 30 अंश था, क्लियर मेरे भाई। तो यहाँ से ये ऐसे आ रही है, तो मान लो इसको मैं मिला देता हूँ, ये पाद तक, ये पाद है, तो अवनमन कोण ये यहाँ पे 30 अंश था, तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह एक समांतर रेखा, ये एक समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये 30 अंश, तो ये 30 अंश एकांतर कोण। अब देखो कह रहा है कि इस बिंदु से वो मतलब इधर कंटिन्यूस जा रही है। 6 सेकंड बाद 6 सेकंड बाद मान लो यहाँ पे पहुंच जाती है, यहाँ से यहाँ तक आने में उसे 6 सेकंड लग जाता है। और यहाँ से अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 अंश, तो यहाँ से आपका अवनमन कोण अब कितना हो जाता है भैया, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अब यहाँ से 60 अंश हो जाता है, क्लियर मेरे भाई। तो ये भी आपका 60 अंश हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा। सिंपल सा सवाल है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करते हैं। बाकी देखो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ आप जानते हो कि आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएगा। तो अगर आप लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किए हो तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, यूपीएमएसपी स्टडी कर गूगल प्ले स्टोर से, वहाँ पे आपको इन सब का अच्छे से सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। वहाँ पे लक्ष्य बैच में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया, ऐसे ही सॉल्यूशन आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएगा। देखो ये दूसरे का ए ये हट चुका है, दूसरे का बी देखते हैं। देखो ये इसका फिगर जैसा कि अभी मैं बनाया था, देखो ये हम लोग का मीनार है ए बी, इसको लिख भी सकते हो, ये हम लोग का मीनार है, ठीक है। यहाँ पे कार थी, ठीक। जब यहाँ पे कार थी तो यहाँ शिखर से कितना अवनमन कोण था, 30 अंश था। तो ये अगर 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। अब देखो
मान लो इसको मैंने ए मान लिया है, इसको मैंने सी मान लिया है और इसको बी मान लिया है, ठीक। तो यहाँ से अब यहाँ तक 6 सेकंड तक चलती है, यानी सी से डी तक आती है कितने समय में? 6 सेकंड में। तो यहाँ से इसका जो अवनमन कोण है ना भाई, वो 60 अंश हो जाता है, तो इसलिए 60 अंश भी ये होगा, ठीक। तो क्या रहा है कि डी से बी तक उसको अब जाने में कितना समय लगेगा। तो चलो करते हैं सवाल को। सबसे पहले तो आप कार की चाल मान लो कि किस चाल से चल रही है, तो माना कि कार की चाल x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कार x मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तब ये सी और डी के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें समय मालूम है कि सी से डी तक जाने में उसे 6 सेकंड का समय लगता है। तो लिखोगे तब दूरी सी डी बराबर, और दूरी का फार्मूला क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल हमने माना है x मीटर पर सेकेंड और समय दिया है हमें 6 सेकेंड, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड लगा। तो x चाल गुणे समय, तो वो आपके दूरी के बराबर हो जाएगा। तो ये 6x मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। क्लियर मेरे भाई? अब एक बार और फिर मान लोगे कि डी से बी तक उसे जाने में कितना समय लग रहा है? टी समय लग रहा है, क्योंकि इससे इसके बीच की हमें दूरी पूछ रहा है कि इससे यहाँ तक जाने में, दूरी नहीं समय पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा। देखो अंत में पूछा गया है ना कि उसे पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब इस बिंदु से पाद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो चलो, तो मान लो कि डी से बी तक पहुँचने में उसे टी समय लग रहा है, तो पुनः माना, एक बार फिर मान लो, एक बार तो आपने चाल माना, तो एक बार और क्या मानोगे कि पुनः माना, यहाँ नाव नहीं भाई, कार कर लो, ठीक। कार को बिंदु डी से बी तक जाने में टी समय लगेगा, ये हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ जाने में टी समय लगेगा, ठीक मेरे भाई। चलो आगे कैसे करोगे? तो देखो, अब देखो, तब दूरी डीबी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल तो हमने पहले से मान लिया कि x मीटर पर सेकेंड है, और हमने समय मान लिया कि डी से बी तक पहुंचने में टी समय लगेगा। तो टी से हम लोग गुणा कर देंगे तो एक्स टी मीटर हो जाएगा दूरी, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई भाई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स टी मीटर, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने निकाला 6x मीटर। क्लियर? चलो, ये वास्तविक मान नहीं है, इनको हल कर कर निकालेंगे अभी। तो आगे चलते हैं। मेन हम लोग का मकसद है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि अंत में यही क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या देते हैं? समकोण त्रिभुज ABD में, अब देखो समकोण त्रिभुज ABD कौन सा है? तो यहाँ फिगर में देखते हैं। देखो ABD में, यानी इस वाले में, ठीक। तो इसमें देखो, ये आपका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, तो लंब क्या हो जाएगा? AB बटे आधार, आधार की जगह पे ये हम लोग का DB, और इस यहाँ हमें इसकी दूरी क्या है? XT पहले से मालूम है, तो DB की दूरी XT, तो XT रख देंगे और बराबर में कर देंगे tan 60 अंश, ठीक। क्योंकि लंब बटा आपका क्या होगा? आधार, और ये होता है tan थीटा के बराबर, ठीक। तो और थीटा के जगह पे 60 अंश, तो 60 अंश रख देंगे। तो देखो यहाँ पे वही किया गया है कि समकोण त्रिभुज ABD में AB बटे में BD, ठीक है। अब देखो बराबर tan थीटा, और थीटा के जगह पे 60 अंश कर दिया गया है। AB बटे में BD की जगह पे यहाँ पे देखो XT रख दिया गया है, और tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो यहाँ से अगर AB बराबर देखा जाए तो इधर आकर ये गुणा हो जाएगा, यानी √3 XT हो जाएगा, यानी AB की दूरी √3 XT आ गई, ठीक। चलो, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC क्या है? तो यहाँ पे देखो, एक मिनट, ये बड़े वाले में देखो ABC में, ठीक। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग क्या करेंगे कि वही लेंगे लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? AB, ठीक है। देखो लंब हम लोग का AB बटा आधार, आधार हम लोग का ये क्या हो जाएगा? BC, या इसको हम लोग CB लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो, ये दो दूरियों में बटा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि CD प्लस DB, और CD की जगह पे हम लोग ये दूरी मालूम है पहले से 6x, तो 6x रख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें मालूम है XT, तो प्लस XT कर सकते हैं, और बराबर tan थीटा, और थीटा का जब आप क्या लेंगे, यहाँ हम लोग इसमें ले रहे हैं तो ये थीटा tan 30 अंश लेंगे। क्लियर? और इसको हल करेंगे। तो चलो, इधर लिया गया है, इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे में BC बराबर tan थीटा, थीटा के जगह पे 30 अंश, या AB और बटे में BC, चूंकि ये दूरी जो थी हम लोग की, मतलब ये C था, ये बिंदु B था, बीच में D था, तो यहाँ से हम लोग उसको देखो BD यानी ये वाली दूरी, और DC यानी ये वाली दूरी, ठीक। ऐसे भी लिख सकते हैं BC को, ये पूरी दूरी को दो भागों में, तो हमने लिख दिया है, और tan 30 अंश का मान 1/√3, ठीक। अब चलो, हमें BD हमें मालूम है, DC भी हमें मालूम है दूरी, ठीक, हमने निकाल रखा है। अब देखो AB का भी मान हमने पहले से ही निकाल रखा है, AB बराबर √3
इंटू एक्स टी है, ठीक। तो ए बी की जगह पे हमने √3 रख दिया, ठीक। और हमने बी डी की जगह पे हमने निकाला था दूरी एक्स टी पहले से, तो एक्स टी हमने रख दिया। और हमने डी सी भी दूरी निकाला था, जो डी सी वाली दूरी थी वो हम लोग कितने निकाले थे 6x पहले ही, तो वो हम लोग 6x रख देंगे, यहाँ पे 6x रख देंगे और बराबर 1/√3। अब इसको हम लोग हल करेंगे और हल कर कर मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखो √3 से इधर √3 में गुणा होगा तो √3 बाहर निकल जाएगा यानी 3 हो जाएगा, तो ये 3xt यानी 3xt हो जाएगा। और इससे इसमें गुणा होगा तो वही होगा xt प्लस 6x। क्लियर भाई, एक से कोई मतलब नहीं, गुणा होगा तो वही सेम हो जाएगा। अब देखो 3xt और इधर बराबर की इधर xt है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3xt माइनस xt बराबर इधर 6x बचेगा। तो यहाँ पे देखो 3xt में से xt गया तो 2xt बचा और बराबर इधर में 6x। अब देखो हमें अंत में टी ही ज्ञात करना था मेन, क्योंकि टी ही हमें पूछ रहा था क्वेश्चन में कि उससे देखो कि अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है, तो उस वहाँ से मतलब यहाँ से चला, ठीक है, इस बिंदु से चला तो बीच में 6 सेकंड चला, तो यहाँ बिंदु डी पे पहुँचा तो यहाँ अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। तो यहाँ से बता रहा था कि यहाँ से पा तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, तो हमने माना था कि डी से अब यहाँ तक पा तक यानी बी तक पहुँचने में टी समय लगेगा, तो हमें अंत में वही टी समय पूछ रहा था तो टी समय ही ज्ञात करना है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, तो हमने टी माना था तो टी का ही मान वास्तव में ज्ञात करना है। तो चलो वही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखो 2xt बराबर 6x हो गया भाई, 6x हो गया। तो यहाँ से टी बराबर ये देखो 2x उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, तो 6x बट्टे में 2x, x खत्म और 2 3 6 यानी टी का मान 3 सेकेंड आ गया। अतः कार को यहाँ देखो ये पुल नहीं मीनार, ठीक है, मीनार तक पहुँचने में 3 सेकेंड और लगेगा। क्लियर मेरे भाई, मतलब ये मीनार थी, ठीक है, देखो ये मीनार थी, यहाँ पे कार थी तो उसका मतलब अवनमन कोण यहाँ से कितना था भाई 30 अंश था, 30 अंश था, तो ये भी आपका 30 अंश हो जाएगा। अब देखो 6 सेकंड बाद यहाँ कहीं पहुँच जाती है, ठीक है, 6 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाती है। इस बिंदु को मान लो हमने डी लिया था, ये ए लिया था, ये बी लिया था, ये सी लिया था, ये बिंदु हम लोग का डी हो जाता है। तो यहाँ से अवनमन कोण अब कितना हो जाता है, यहाँ से 60 अंश हो जाता है, ये कोण 60 अंश, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड उसको लगा, तो पूछा था कि और यहाँ से यहाँ तक पाद तक आने में कितना समय लगेगा, तो वो हमने समय टी माना था और उसी को सॉल्व कर हमने निकाला, तो यहाँ 3 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगेगा। तो अंत में लिख दोगे कि अतः कार को मीनार तक पहुँचने में 3 सेकंड और समय लगेगा, सिंपल। तो ये आंसर हो गया। और ये 6 मार्क में क्वेश्चन बहुत सस्ता मतलब ये शानदार क्वेश्चन बनता है और हर बार ये आता है, तो इसको आप क्लियर कर लेना, ठीक मेरे भाई। चलो क्लियर, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इसका मतलब बी के बाद ये सी वाला क्वेश्चन देख सकते हो। सी वाला क्या है कि बिंदुओं ए का हमें निर्देशांक दिया है -2 और 2 और बी और इसका भी निर्देशांक दिया है 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब 2 बिंदु है, यहाँ पे एक यहाँ पे एक, ठीक, ये हम लोग का ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इनको एक ये रेखाखंड मिला रहा है। तो इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले जो मतलब बिंदु है उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले तो ए बी इसका हमें निर्देशांक दिया है -2, -2 और इसका भी निर्देशांक दिया है 2, 8। तो इसको 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो 4 भागों में विभाजित कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस ए बी का हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे, मतलब तो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, यहाँ मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो देखो एक ये भाग एक ये भाग, ठीक, तो एक 2 भागों में हो गया। एक बार हम लोग इसका आधा कर देंगे, तो यहाँ देखो एक भागी और फिर एक बार इन दोनों बिंदुओं का आधा कर देंगे, तो देखो 1 2 3 4 भागों में ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, ठीक। तो चलो, और हर जगह हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फार्मूला लगाकर ये मतलब ये जो निर्देशांक है ये हम लोग इन बिंदुओं को ज्ञात कर लेंगे। तो चलो इस तरह करेंगे। तो देखो यहाँ पे किया गया है, सबसे पहले देखो माना लिख दोगे, माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्यू, ठीक है, ये मान लो रेखाखंड ए बी है, इसका मध्य बिंदु क्यू है, का मध्य बिंदु क्यू ए क्यू का क्या लिखा गया है, 1 मिनट। माना रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्यू, ये ए क्यू का मध्य बिंदु पी, ओके, ये ए क्यू का मध्य बिंदु पी तथा बी क्यू का मध्य बिंदु आर है, ठीक। तब रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तब क्या होगा, ये रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्यू बराबर, और वो क्या होगा, वो आपका भाई ये 2 निर्देशांक हमें मालूम है, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है x1 + x2 अपान में
2, ये x बिंदु देता है, और y1 प्लस y2 बटे में 2 ये आपका y बिंदु देता है। ठीक, तो x कामा y यानी यहाँ इसका निर्देशांक इस फार्मूले पे हम लोग याद कर लेंगे। तो चलो अब देखो x1, तो x1 हम लोग का क्या है, ये हम लोग का बिंदु x1 y1 है, ये हम लोग का x2 y2 है। तो यहाँ पे हम लोग इसका निर्देशांक याद कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूले पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो x1 माइनस 2 प्लस x2 हम लोग का 2 और बट्टे में 2 कामा y1 के जगह पे 2 प्लस y2 के जगह पे हम लोग 8 और बटे 2 कर लेंगे, और फिर इसको हल कर लेंगे। तो देखो -2 प्लस 2, ठीक, ये हम लोग का 0 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो ही 0, और 8 2 10, ठीक, और बटे 2 यानी 5, तो 0,5 यानी इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग का क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। अब देखो, अब हम लोग का इसका निर्देशांक मालूम चल गया, तो अब इसका मध्य बिंदु ये R है, ठीक है। तो अब इन दोनों को लेकर इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेकर, और सेम फार्मूले पे हम लोग जो ये फार्मूला था इसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर इस बिंदु का निर्देशांक याद कर लेंगे, और फिर ये बिंदु और ये बिंदु लेकर इसको x1 y1 इसको x2 y2 लेकर, ठीक, हम लोग क्या करेंगे कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार ये जो पूरा रेखाखंड है 1 2 3 4 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि ए क्यू के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, जो ए और क्यू है इसके मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, ठीक, क्या बराबर x1 प्लस x2, देखो x1 के जगह पे आप लोग हम ये रखेंगे, x2 के जगह पे ये रखेंगे, ठीक, और बटे में 2, उसके बाद y1 प्लस y2, ठीक, बटे में 2, और इसको हल करते हैं तो ये निर्देशांक आता है। फिर हम लोग इस बिंदु इन दोनों बिंदुओं को लेकर हम लोग इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो ये आ जाएगा, और इस प्रकार जो ये पूरा पूरा रेखाखंड है 4 भागों में विभाजित हो जाएगा। सिंपल। तो अंत में लिख दोगे क्या था, रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है ऐसे, ठीक है। कौन कौन है, ये 0,5 0,5, ये एक हम लोग का पी वाला यानी -1 और 7/2, और एक आर वाला यानी 1 और कमा 13/2 है। सिंपल। चलो भाई, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का दूसरे का सी वाला था, जो 4 मार्क में आप लोग के एग्जाम में आता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं इसमें डी वाला प्रश्न। ये भी काफ़ी मस्त सा आसान सा प्रश्न है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न, यानी जो पहले वाली थी, उन दोनों का योग कितना हो जाता है, 29/20 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले हम लोग भिन्न का अंश और हर मान लेंगे, और जैसे जैसे हमें ये चीज़ें दिया है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे, और अंत में हम लोग की भिन्न ज्ञात हो जाएगी। चलो करते हैं। तो देखो, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। ओके, एक भिन्न का जो अंश है उसके हर से 3 कम है, यानी अगर हम लोग का हर y है तो अंश y माइनस एक्स हो जाएगा, या मतलब जो भी मानोगे एक भिन्न का, क्योंकि अंश उसके हर से 3 कम है। अगर आप हर x मान रहे हो तो अंश क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि अंश 3 कम है, तो इसीलिए आपका हर में से 3 घट जाएगा तो वो अंश हो जाएगा। तो इसको देखो यहाँ पे 1 मिनट, इसका सॉल्यूशन मैं आपको किया हूँ, इसको समझा देता हूँ सिंपल सा। देखो, मान लो कि माना कि भिन्न का हर x है, हर x हमने मान लिया है, हर हमने मान लिया है। तो यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि एक भिन्न का जो अंश है हर से 3 कम है, तो तब भिन्न का अंश बराबर x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि हर से 3 ये कम हो गया। क्लियर। अब देखो, तब भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर, तो हर अंश हम लोग का x माइनस 3 और हर x। क्लियर। अब देखो, प्रश्नानुसार हमें क्या बोल रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, ठीक है। अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, इस भिन्न में हम लोग क्या जोड़ते हैं, अंश में 2 और हर में 2 जोड़ देते हैं, तो ये जो ये भिन्न है, ये नई भिन्न और प्लस मूल भिन्न यानी x माइनस 3/x जो थी, उन दोनों का योग 29/20 हो जाता है। तो देखो, x माइनस 3 बटे में x, ये तो भिन्न थी, इस हर अंश में हमने 2 जोड़ दिया, हर में हमने 2 जोड़ दिया, और जो मूल भिन्न थी x माइनस 3/x उसको इसमें जोड़ दिया, तो हम लोग की भिन्न कितने 29/20 के बराबर हो जाती है। यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो देखो, अंश और हर में हमने यहाँ पे जो 2 जोड़ दिया है, तो ये नई भिन्न हो गई, और मूल भिन्न ये थी, ठीक है। तो अब इन दोनों का योग 29/20 हो जाता है, ये हमें सवाल में दिया है। तो जैसे जैसे दिया है उसको हमने कर लिया। अब इसी को हम लोग सवाल मतलब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर हम लोग
एक्स का मान ज्ञात करेंगे और एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम लोग का मतलब वो हर हो जाएगा और फिर उसमें से 3 घटा देंगे तो वो अंश हो जाएगा। ठीक, तो चलो, तो अब देखो इसको हल करते हैं। हल करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, तो चलो यहाँ पे देखो x माइनस 3 प्लस 2 है तो x माइनस 1 बचेगा। ठीक, x प्लस 2 तो नीचे वही बचेगा और प्लस है तो प्लस x माइनस 3 बटे में x वही, और ये 29/20 उसी तरह रहने देते हैं। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो x से इधर गुणा होगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा। अब इससे इधर गुणा होगा तो x से पहले गुणा करते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 3x, एक्स से गुणा हो गया। अब 2 से गुणा करते हैं तो 2x और 2 3 6 माइनस 6, और ये अब दोनों का लस है यानी दोनों का गुणा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया। क्लियर। अब देखो ये बराबर 29/20 उसी तरह रखते हैं। अब इसमें हम लोग कटाते पिटाते हैं तो कटाएंगे पिटाएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 3x और प्लस 2x, तो देखो माइनस 3 माइनस एक्स आपका 4x हो जाएगा, माइनस 4x और प्लस 2x यानी माइनस 2x बचेगा, और ये माइनस 6 का माइनस 6 उसी तरह, x² प्लस 2x नीचे उसी तरह और बराबर 29/20। ठीक, अब चलो, अब इधर हम लोग इससे इधर गुणा कर देते हैं, इससे इधर गुणा कर देते हैं तो देखो 20 से इधर गुणा करेंगे तो 20 दूना के 40x² और ये 20 दूना के 40 माइनस 40x और ये माइनस 120 और इधर हम लोग गुणा कर देंगे तो 29x² और ये आपका 29 दूना का आपका 58। ठीक है, x हो जाएगा। तो ऐसे इसका आप तिर्यक गुणा कर लो तो यहाँ पे गुणा कर दिया गया है, कर दिया गया तो ऐसा हो गया है। क्लियर। अब चलो, अब हम लोग इसको एक तरफ एक पक्ष को करते हैं, एक तरफ एक पक्ष को एक हम लोग गुणनखंड के रूप में इसको परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे 40x² माइनस 40x माइनस 120 बराबर 29x² प्लस 58x, वो तो हमने तिर्यक गुणा किया तो ये आ गया। अब देखो, अब ये जो है इसको पूरा इधर लाते हैं और बराबर में उधर जीरो करते हैं तो देखो 29x² को इधर लाएंगे तो 40x² में से हम लोग इसके पास ही लाते हैं क्योंकि इसी टाइप का ये है तो माइनस 29x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 40x का माइनस 40x और इधर 58x है तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस 58x हो जाएगा और ये माइनस 120 बराबर 0। अब देखो आप घटा लो, घटाओगे तो ये आपकी आ जाएगी। ठीक, और फिर हम लोग ये एक गुणनखंड के रूप में परिवर्तित हो गया, इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालने का मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो हम लोग का x बराबर एक बार 10 आ जाएगा और x बराबर हम लोग का -12/11 आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो अब क्या लेंगे हम, x बराबर 10 लेंगे क्योंकि इसका तो कोई मतलब नहीं क्योंकि हमने x क्या माना था, हर माना था, तो हर टाइप का तो यही है, ये तो है नहीं -12/11 तो इसको नहीं लेंगे। तो लिखेंगे क्या था, भिन्न का हर x बराबर 10, तब भिन्न का अंश बराबर इससे कम 10 से 3 कम यानी x माइनस 3 यानी 10 माइनस 3 बराबर 7। इस प्रकार मूल भिन्न हमें अंत में पूछा तो मूल भिन्न बराबर x माइनस 3 बटे x, क्योंकि हम लोग की मूल भिन्न यही थी तो x माइनस 3 यानी वही 10 माइनस 3 यानी बराबर 7 यानी 7 और बटे में x का मान 10 तो 7/10, ये हम लोग की मूल भिन्न निकल कर आ जाएगी। सिंपल सा हो गया, 4 मार्क का ये सवाल। चलो, यहाँ पे मैंने गुणनखंड में नहीं बताया, आप गुणनखंड कर लोगे, ये तो आप 9th क्लास में सीखे ही हो। ठीक है, तो आप करते रहना, आपका सोल्यूशन दे ही दिया गया है यहाँ पे। ठीक, जैसे देखो 120 से इसमें गुणा करोगे, ठीक है, और 120 से गुणा करोगे तो आपका जो भी आएगा, अब इस 98 को मतलब दो भागों में ऐसे तोड़ोगे कि उन दोनों भागों का गुणा करने पे आपने जो इन दोनों का गुणा किया वो आ जाए और जोड़ने पे दोनों को -98 आ जाए। तो देखो ये तोड़ा गया है। ठीक, चलो बाकी आप उसके बाद कॉमन लेकर आप करते रहना, मैं आगे चलता हूँ। अगला हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग ये हम लोग का दूसरा प्रश्न खत्म हो गया, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं भाई। ओके, दूसरे का अभी एफ वाला बाकी है, नहीं ई वाला हम लोग का, ये ई वाला है तो ये तो हम लोग का खत्म हो चुका है सिलेबस से। ठीक है, ये नहीं आएगा, स्टार मार्क मैंने लगा दिया है। इसका एफ वाला प्रश्न है, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब एफ वाला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलो माध्य इसका ज्ञात करते हैं भाई। देखो याद रखना, एक माध्य और माध्यक दोनों में अंतर है। ठीक है, कहीं माध्य बोल दे तो इसका मतलब समांतर माध्य, और माध्यक बोल दे इसका मतलब आपकी माध्यिका से मतलब है। ठीक, चलो तो माध्य बोला है यानी समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दे दिया है। ठीक है, तो समांतर माध्य का हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होता है तो किस फार्मूले पे निकालते हैं, तब हम लोग समांतर जो माध्य का फार्मूला यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, समेसन FI इंटू XI अपान में समेसन FI। अब FI XI क्या होता है, तो FI आपकी बारंबारता होती है और XI क्या होता है, XI आपका मध्यमान होता है।
और चूंकि इन दोनों का गुणा है तो इन दोनों का गुणा और यहाँ सिग्मा है यानी दोनों के गुणा का योगफल, ठीक। और समेसन एफ आई यानी बारंबारताओं का योग ये प्रदर्शित करता है। तो चलो इसको ऐसे सारणी बनाना पड़ेगा, ये वर्ग अंतराल और बारंबारता का आपका सारणी बनाना पड़ेगा। तो देखो ऐसे सारणी बनाओगे जैसे ये बनाया गया है, पूरा पूरा देख सकते हो। पहला वर्ग अंतराल, सेकंड में आपका बारंबारता जिसको एफ आई से डिनोट करते हैं, उसके बाद मध्यमान जिसको वर्ग चिन्ह भी बोला जाता है, इसको एक्स आई से डिनोट करते हैं, ठीक। और चूंकि एफ आई इंटू एक्स आई यानी इन दोनों का जो गुणा है वो हमें फार्मूले के अनुसार जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए ये हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे खाने बनाओगे जैसे ये बनाया गया है एग्जाम में, ऐसा ही सेम। और जो वर्ग अंतराल हमें दिया है तो उसको लिख लो, जो भी दिया है हमें, ठीक। ये हमें दिया है देखो 350 से 450 तक, 20 से 60 से शुरू करके, और हमें देखो यहाँ पे 20 और 60 से शुरू करके और हमें 350 से 450 तक दिया है। और प्रत्येक का देखो यहाँ 7 5 ही हमें बारंबारता भी दिया है। सिंपल। यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ कि कैसे करना है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ मध्यमान, ये तो हमें 2 चीज़ें दिया है, इसको हमने लिख लिया। अब हम लोग मध्यमान ज्ञात करेंगे। इसको कैसे क्या ज्ञात किया जाता है, तो ये देखो 6 2 8 और इसका आधा कर दिया जाता है तो 40 हो गया। 100 और 60, 160 और इसका आधा कर दो तो आपका 80 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर दो 125। इसी तरह मतलब निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर उसका आधा कर दो तो उसका आपका मतलब मध्यमान ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे सबका कर लो, ठीक है। इसका इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ऐसे ज्ञात कर लो, ठीक। अब देखो आप एफ आई इंटू एक्स आई यानी वही एफ आई गुणे एक्स आई आप ज्ञात कर लो। क्यों? क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ती है फार्मूले के अनुसार। तो चलो इसको कर लेते हैं। अब देखो इसका गुणा करोगे तो क्या होगा, 7 का 28, ठीक। और आगे जीरो है तो जीरो लगा दो। फिर ये 8 5 40 यानी 400। फिर इसका गुणा करोगे तो 2000 आएगा, इसका गुणा करोगे तो 2400, इसका गुणा करोगे तो 3 दूना के 600 और ये 4 3 1200, ये आ जाएगा। अब देखो चूंकि हमें क्या जरूरत पड़ती है, इनके योग का। योग मीन्स हमें ये एफ आई एक्स आई पूरा हमें ज्ञात हो गया, इनका गुणनफल। तो एफ आई इंटू एक्स आई जो है, ठीक है, इनके हमें समेसन यानी योगफल की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम इनको जोड़ लेंगे। तो इनको सबको जोड़ोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया है। और चूंकि समेसन एफ आई की भी फार्मूले में जरूरत पड़ती है तो ये एफ आई है और समेसन एफ आई यानी सबका योग, तो ये हमने योग कर लिया है। चूंकि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समेसन एफ आई इंटू एक्स आई, तो वो हम लोग 6880 है तो 6880 रख लेंगे। और बट्टे में समेसन एफ आई, तो समेसन एफ आई हमने जोड़ा तो ये 45, तो बट्टे में 45 आप घटाना तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल। चलो इस सवाल को ऐसे करना होता है, ऐसा सवाल आपका आता ही आता है। देखो ये 2 मार्क में आता है लेकिन यहाँ पे 4 मार्क में दिया है, कोई भरोसा नहीं कौन सा सवाल 2 मार्क में आ जाए, कौन सा 4 मार्क में आ जाए। ये अक्सर 2 मार्क में आता है लेकिन यहाँ पे 4 मार्क में देखो दिया गया है। चलो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोग का आता है, इसमें 3rd नंबर है भाई, और ये आपका 6 मार्क का प्रश्न है। कितना? 6 मार्क का बड़ा वाला। ये आपका देखो, ये तो सिद्ध करने वाला प्रश्न है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। चलो इसको सिद्ध हम लोग करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया अच्छे से, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो एक त्रिभुज का एक कोण, इसको समझाने से पहले थोड़ा मैं आपको लक्ष्य बैच के भी बारे में बता दूं। देखो हमारा एक ऐप है, मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं, ये यूपीएमएसपी स्टडी। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। देखो एक मिनट, देखो ये यूपीएमएसपी स्टडी लिखोगे प्ले स्टोर पे ना तो ये ऐप आ जाएगी, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। 1 मिनट यार, ये नेट क्यों नहीं चल रहा है। चलो ओपन हो गई ऐप, ठीक। तो ये आप यूपीएमएसपी स्टडी ये आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आपकी ये ऐप आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करोगे तो अच्छा ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा आपको। तो यहाँ पे देखो आवर कोर्स में आओगे, ये आपको यहाँ पे लक्ष्य बैच क्लास 10th का दिख जाएगा। यहाँ इस पर क्लिक करोगे, 99 रुपये पेमेंट करने को बोलेगा। यहाँ पे आप एक बार और क्लिक करो और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। पे नाउ करोगे तो आपका यहाँ पेमेंट हो जाएगा, या फिर अगर आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे यूज नहीं करते हो तो यहाँ स्क्रॉल करोगे तो ये क्यूआर कोड आपको दिख जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर भी यहाँ किसी दुकान से या अपने भैया किसी से भी पेमेंट करा लेना, और फिर पेमेंट का अपने मोबाइल से फ़ोटो लेना ना, और इस नंबर पे आप भेज देना, ठीक है। इस नंबर पे भेज दोगे आप लोग तो आपको इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और इस बैच में अब आपको मिलेगा क्या, मात्र 99 रुपये में। तो आपके 2023 के जितने भी पेपर हुए थे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के, एक नहीं हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट के 2023 के सातों सेट के वहाँ पे पेपर मिल जाएंगे। उसका पीडीएफ
पीडीएफ में सॉल्यूशन, ये बड़ी चीज़ है, पीडीएफ में सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको पीडीएफ की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मान लो जैसे बीच बीच में आपका एक एग्जाम है, बीच में 2-4 दिनों का गैप है, तो उसमें ये पीडीएफ रहेगा, तो सातों सेट आप रिवाइज कर सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो, और इन्हीं में से एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, ये भी आप जान लो। तो इसलिए ये ले लेना आप लोग। 99 रुपये क्या है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का मैं दे रहा हूँ। ठीक, और साइड में आपको टेस्ट भी मिल जाएगा बहुत सारा, तो टेस्ट भी देकर अपना जो भी मतलब प्रैक्टिस है उसको प्रैक्टिस करते रहना वहाँ पे। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। बहुत हुआ, लक्ष्य बैच के बारे में मैंने बता दिया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, हमें समरूप सिद्ध करना है। क्वेश्चन यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। इसके लिए एक सादा पेज लेता हूँ, उस पर समझाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ देखो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। जैसे एक ये त्रिभुज है, ठीक है, ये हम लोग का एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। इसको मैं बड़ा बनाता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे समानुपाती कह रहे हैं। ठीक, चलो अब मान लो कह रहे हैं कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो मान लो वो ये कोण है, इसमें ये कोण है। अब देखो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी इन कोणों मतलब इन ये कोण जिस भुजा से बन रहा है उसकी बात कर रहा है, तो इसके द्वारा और इसके द्वारा बन रहा है, तो ये और ये भुजा और इस त्रिभुज की ये और ये भुजा जो है वो समानुपात में है। समानुपात कहने का मतलब क्या कि देखो ये ए बी सी और ये क्या है आपका, इसको मैं क्या मान लूँ, ए बी सी मान ले, तो इसको डी ई एफ मान लेता हूँ। तो इनकी भुजाएं जो है इन त्रिभुजों की क्या है, समानुपात में है। समानुपात में कहने का मतलब क्या है कि जो ए बी का अनुपात है, ठीक है मेरे भाई, जो आपका यहाँ पे ए बी का अनुपात है वो बटे डी ई का अनुपात बराबर है। ए बी यानी इस भुजा का अनुपात इस डी ई भुजा का अनुपात बराबर है ए सी भुजा के अनुपात के और ये डी एफ भुजा के अनुपात के। ये सवाल में हमें दिया है। ठीक, और कोण ए बराबर कोण बी भी दिया है, कोण ए बराबर कोण बी भी दिया है। क्लियर मेरे भाई, क्योंकि कोण तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है और इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है। इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती है, यानी ए बी बटे में जो डी ई का जो अनुपात है वो बराबर है ए सी अनुपात डी ई। क्लियर, ये हमें सवाल में दिया है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप त्रिभुज हम लोग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि एक हमें ये दोनों में एंगल दिया है, ये दोनों को किसी तरह ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल हम लोग बराबर करेंगे और बराबर कर देंगे तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो चलो इनको बराबर करने की कोशिश करते हैं, कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये मतलब बराबर है। तो चलो देखो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पूरा मैंने पहले से ये कर रखा है, इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप मान लो, ठीक है, कि माना कि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है। तो ए बी सी और देखो ये डी ई एफ दो हम लोग के समरूप त्रिभुज है, डी ई एफ। ये कहोगे एम एन कहाँ से आया, तो अभी हम लोग आगे समझते हैं। उसके बाद हमें दिया है कि इसमें कोण ए और कोण डी, जो कोण डी है वो क्या है, वो समान है, ठीक, बराबर है। तो ये कोण ए बराबर कोण डी कर लोगे, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया है। ठीक, चलो अब देखो इनकी जो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। इसका मतलब कि जो ए बी और जो डी ई का अनुपात है, ए बी और डी ई का अनुपात है वो बराबर है ए सी और डी एफ के। तो वही हमने यहाँ पे कर लिया, ये तो हमें दिया है चीज़ें। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप त्रिभुज है, किसके, डी ई एफ के। रुक जाओ यार, लग रहा है कॉल आ रहा है क्या, आई थिंक मैसेज आ रहा होगा। चलो ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है ये भी यहाँ पे हम लोग लिख दिए। उसके बाद थोड़ी सी रचना कर देंगे हम लोग। रचना क्यों क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। देखो हमने रचना में लिखा है कि ए बी बराबर डी एम, ए बी के बराबर, ठीक है, ये हम लोग डी एम, ये डी ई बिंदु है, इस पर एक बिंदु यहाँ एम लेंगे, ठीक है। तो ए बी बराबर डी एम यानी ए बी के एकदम बराबर डी एम लेंगे। यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, चलो, तथा ए सी बराबर डी एन, और ये जो ए सी भुजा है इसके बराबर हम लोग एक बिंदु लेंगे एन, तो ये डी एन हो जाएगा काटा,
तथा m को n से मिलाया, ठीक है, यही कॉल आ रहा है, ठीक है, m को n से मिलाया, तो ये तो हम लोग रचना में कर देंगे, सिंपल। चलो इतनी समझ में आ गई। अब 1 मिनट रुक जाओ, ये कॉल अटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें करता हूँ। ओके यार, हाँ चलो माफ़ करना, एक्चुअली ये मैं क्या बताऊँ, ये जो मतलब फ़ोन है ना जिससे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसी में मतलब वो नंबर है सी में जिस पे ये लक्ष्य बैच खरीदने के लिए बच्चों को दिया हूँ नंबर, तो वो बार बार कॉल करते रहते हैं तो दिक्कत हो जाती है। चलो बाकी आपको भी लक्ष्य बैच लेना है भाई, तो देखो इस नंबर पे अगर पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्ट आप कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी दुकान पर जाओगे वहाँ पे पेमेंट कराकर तुरंत इस नंबर पे कॉल कर लोगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। चलो तो यहाँ हमने ये देख लिया कि ये ABCDEF दो समरूप त्रिभुज थे जिसमें कोण ए कोण बी कोण ए और कोण डी मतलब इनमें दो कोण बराबर थे और इनकी जो भुजाएं थी वो क्या थी, समानुपाती में थी। ये तो हमें दिया था, हमने देखा कि क्या सिद्ध करना है, तो इनको हमने समरूप त्रिभुज सिद्ध करना है। ये तो क्वेश्चन में इतनी सब चीज़ें हमें दे रखा है। उसके बाद हमने रचना से क्या किया कि जो DE हम लोग की ये मतलब रेखा है, इस पर एक बिंदु M लिया किसके बराबर, AB के, और DF जो रेखा है, ठीक है, या भुजा है, उस पर हमने एक बिंदु L लिया जो AC के बराबर है, क्लियर, और इन दोनों को हमने मिला दिया। अब चलो आगे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि दिया है, क्या दिया है, AB बटे में DE बराबर AC बटे में DE, ठीक है, AB बटे में DE और AB बटे में DE और AC बटे में DF, ये तो हमें दिया है यहाँ पे, ठीक, ये दिया है। अब देखो AB के जगह पे हमने DM लिख लिया, कैसे, रचना से हमने माना था ना कि AB के बराबर यहाँ पे DM, यानी ये DE वाले बिंदु पे हमने एक EM बिंदु लिया है इसके बराबर, तो हम लोग AB के बराबर यहाँ DM लिख सकते हैं, तो AB के जगह पे मैंने DM लिख लिया। और AC बटा DE में हमने ये DE वाले बिंदु मतलब जो रेखा थी या भुजा थी उस पर एक बिंदु N लिया था, किसके बराबर, AC के बराबर, तो AC के जगह पे हम लोग DN लिख सकते हैं। तो ये रचना से हमने ऐसा कर लिया। अब देखो आपने थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा मेरे भाई, थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, अगर कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा, मान लो ये ABC है, एक त्रिभुज है उसकी एक भुजा, मान लो ये BC है, किसी एक भुजा के समानांतर, इसके समानांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे, तो जो उसमें ये दोनों बिंदु होते हैं, जैसे ये आपका, इसको D ले लेता हूँ, इसको E ले लेता हूँ, तो इसमें जो ये AD बटे में जो DB का अनुपात होता है वो बराबर होता है AE बटे में EC के, या यही आपका थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, क्लियर मेरे भाई। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थेल्स प्रमेय का उल्टा हो रहा है, कैसे, देखो यहाँ पे हम लोग, देखो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे हमने DE और DN नहीं DF जो हम लोग की भुजा है या रेखा इसको बोलो, इस पे हमने दो बिंदु लिया है M और N जो इन दोनों के बराबर है, क्लियर, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और इनको हमने कट करते हुए एक रेखा खींचा है, क्लियर मेरे भाई। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में अगर ये दोनों हम लोग की ये भुजाएं बराबर है यहाँ ये दोनों, तो ये जो हमने बीचों बीच रेखा खींची है ये इसके समानांतर होगा, ये थेल्स प्रमेय का एकदम उल्टा हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दोगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या, MN समानांतर EF, MN समानांतर EF, क्लियर है भाई, तो लिख दोगे MN समानांतर EF। अब देखो अब देखो अगर M और N समानांतर हो गया E और F के, तब इस स्थिति में क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, इसको समझ रहे हो, अब इस स्थिति में जो ये एंगल होता है और जो ये एंगल होता है आपस में बराबर होता है, और ये कौन सा एंगल होता है, समकोण, मतलब एंगल समकोण एक तरह से होता है, सॉरी समकोण बोल रहा हूँ, संगत कोण होता है, कैसे, क्योंकि देखो दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक बाह्य क्षेत्र में स्थित एक ये अंतः क्षेत्र में स्थित कोणों को हम लोग संगत कोण बोलते हैं, और ये वाला कोण और ये वाला जो कोण होता है उसको एकांतर कोण बोला जाता है। तो देखो ये आपकी रेखा हो गई, इसके समानांतर है, ठीक, ये
एक तरफ से इधर से रेखा आ रही है, मतलब ये तिर्यक रेखा हो गई, ये कट कर रही है इन दोनों रेखाओं को, तो ये वाला जो कोण हो गया इस कोण के बराबर हो जाएगा। और उसी प्रकार इधर भी देखो, ये आपकी समानांतर रेखा है और इधर से एक तिर्यक रेखा काट रही, तो ये वाला जो कोण हो जाएगा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तब कोण M बराबर कोण E, तब क्या होगा, कोण M जो होगा कोण E के बराबर होगा। और उसी प्रकार जो कोण N होगा कोण F के बराबर होगा, जो कोण N होगा कोण F के बराबर होगा। और किस प्रकार, तो इन दोनों को मैंने ऐसे कर लिख दिया कि ये दोनों संगत कोण के हिसाब से बराबर होंगे। समझ गए यहाँ पे, बस काम हो गया, इतना समझ गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज ABC और DMN में ले लेंगे, त्रिभुज ABC और DMN में हम लोग लेंगे। क्लियर। अब देखो क्या होगा इसमें लेंगे तो AB बराबर DM, AB बराबर DM, ठीक है, ये तो हम पहले से जानते हैं। और AC बराबर DN, AC बराबर DN, ये तो हम लोगों ने रचना से पहले ही ये जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो हम लोग, ये कहाँ से हुआ है, तो ये तो रचना से, ठीक है। चलो, और कोण A बराबर कोण D, ये कोण A बराबर कोण D, ये तो हम लोग का दिया था शुरू में, ये तो दिया था। तो अब देखो हम लोग की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया इस त्रिभुज में ABC और DMN में। हम लोग की क्या होगा कि दो भुजाएं बराबर और एक कोण बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं भाई, ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ये जो दोनों जो त्रिभुज होंगे हम लोग के सर्वांग सम हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे लिख दोगे कि SAS यानी साइड एंगल साइड, भाई दो साइड, ठीक, और एक एंगल, तो वही साइड एंगल साइड जो सर्वांग समता होती है उससे हम लोग का त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DMN के। तो हमने त्रिभुज ABC और DMN को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। ये सर्वांगसम हमने सिद्ध किया क्यों, अभी पता चलेगा। ठीक, चलो हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब चलो आगे आप लिखोगे, चूंकि कोण B बराबर कोण M, चूंकि कोण B बराबर कोण M, क्यों, कोण ये B जो है कोण M के बराबर होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि भाई हमने इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध किया है। DMN और ABC को हमने क्या सिद्ध किया है, सर्वांगसम सिद्ध किया है। और सर्वांगसम जो त्रिभुज होता है उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो अगर ये और ये हम लोग का सर्वांगसम, यहाँ पे अलग से समझाता हूँ, वो पेज कहाँ गया, मैंने रख दिया, चलो यहीं पे बताता हूँ। जैसे ये हम लोग का दो त्रिभुज हो गया, तो देखो ये हम लोग का ABCDEF मान लेता हूँ, ये दो हम लोग के क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो इसमें जो कोण A होगा ये कोण D का संगत कोण कहलाएगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कोण B जो होगा कोण E का संगत कोण कहलाएगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और कोण जो E ये वाला होगा ये इसके बराबर होगा और ये दोनों संगत कोण कहलाएंगे। तो उस हिसाब से ये जो कोण होगा इसके बराबर, ये तो पहले से दिया भी है, ये कोण B होगा कोण M के बराबर हो जाएगा। तो वही लिख देंगे, चूंकि कोण B बराबर कोण M, और आगे लिख सकते हो कि संगत कोण से, ठीक है, या संगत कोण। अब देखो आगे देखो, या कोण B बराबर कोण M की जगह पे हम लोग कोण N लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो कोण M था वो कोण N के बराबर ही था, ये हमने पहले ही ये यहाँ पे सिद्ध कर दिया था। ठीक है, थेस पर में कि कोण M कोण E के बराबर है, तो कोण M की जगह पे कोण E रख सकते हैं। कोष्ठ में लिख भी सकते हो कि कोण M जो है कोण E के बराबर है, और इसको आप समीकरण 2 मान लो, इसको आप लोग समीकरण 2 मान लो। क्लियर मेरे भाई। अब चलो, तथा कोण C जो होगा वो बराबर होगा कोण N के। ये जो कोण C होगा कोण N के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों हम लोग के सर्वांगसम है, तो ये आपका दोनों संगत कोण हो गया और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो अब देखो वही कर लिया है कि कोण C बराबर कोण N। ठीक, चूंकि कोण N के जगह पे हम लोग कोण F रख सकते हैं, कोण N के जगह कोण F रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, इनको बराबर हमने पहले से सिद्ध भी कर लिया है। ठीक, तो वही हम लोग क्या कर लेंगे कि कोण हम लोग N की जगह पे F रख देंगे, तो कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखो हमें यही तो करना था, शुरू में मैंने बताया था ना कि कोण जो ABC है, यानी कोण A है, कोण B है और कोण C है, तो कोण B के बराबर कोण E को और कोण C के बराबर कोण F को हम लोग प्रूव कर देंगे। तो ये दोनों हम लोग के क्या हो जाएंगे, एक तरह से समरूप त्रिभुज हो जाएंगे, जो हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। ठीक, तो चलो अब देखो आगे लिख दोगे समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से कोण ABC तथा कोण DEF में, कोण ABC तथा DEF में हम लोग का क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण D,
कोण ए बराबर कोण डी, ये तो पहले ही हम लोग का दिया था, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। और कोण बी बराबर कोण एम, कोण बी बराबर, यहाँ गलत है भाई, कोण एम नहीं, कोण बी बराबर कोण ई, यहाँ एम मत लिखो, कोण ई लिखो, ठीक। कोण बी बराबर कोण ई, इसके बराबर हमने ई को सिद्ध कर दिया, ठीक। तथा कोण सी बराबर कोण एफ, कोण सी बराबर ये कोण एफ हमने सिद्ध कर दिया। तो यहाँ देखो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, यानी हम लोग का अतः एंगल 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 समरूपता से जो हम लोग का त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ होगा वो दोनों क्या होगा, समरूप होगा। ये समरूप त्रिभुज का हमें चिन्ह है। तो हमने समरूप त्रिभुज प्रूव कर दिया, जो हमें अंत में करना था कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रमेय है, और देखो निश्चित है इस बार इसका आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि देखो पिछले साल आपका ना एक रचना संबंधित आपका चैप्टर था, लेकिन इस बार के सिलेबस से हट गया है। तो ऐसे सवाल जो त्रिभुज में है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये सवाल नहीं है, एक प्रमेय है इसको, ठीक है, इसको हम लोग प्रमेय बोलेंगे। तो चलो, तो ये आपका प्रूव हो गया है। मैंने काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाया एकदम कि आपको समझ में आ जाए। बाकी आप शायद बुक में देखो तो मतलब पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, क्वेश्चन बैंक में देखो तो बहुत बड़ा कर कर आपको समझाएगा, इधर उधर शायद समझ में ना आए। लेकिन यहाँ पे आई थिंक मैंने एक एक लाइन एकदम धीरे धीरे एक्सप्लेन किया। क्यों किया? क्योंकि देखो निश्चित है ये आएगा ही आएगा, तो इसलिए किया, सिंपल। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, इसका अथवा वाला, इसको भी कर लेते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आना ही आना है आपके एग्जाम में। तो चलो, बाकी आपको दोनों में से कोई एक करना होगा, इसको करो या इसको करो, लेकिन हम लोग इसको भी कर लेते हैं क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये भी आ सकता है, किसी में ये आ सकता है, अलग अलग भी कर सकता है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। इसमें देखो, इसमें हमें क्या दिया है, इसमें दिया है कि बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, ठीक है, तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ये देखो 4 कोष्ठ में बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर है, ठीक है। हमें क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक हम लोग का मान लो ये समकोण त्रिभुज है ए बी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग का है क्या एक्चुअली, ए बी सी समकोण त्रिभुज में कि हम लोग की बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। बी एल और सी एम, बी एल और सी एम, ठीक है, यानी सी से ये माध्यिका जा रही है इधर इधर, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम, इसको बिंदु को एम माना हुआ है, तभी तो इस सी एम होगी। और बी एल यानी इधर जा रहा है, ठीक, तो ये बिंदु हम लोग का एल हो जाएगा। क्लियर? तो ये माध्यिकाएं हैं, बस इतना हमें दिया है। तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है, कोण ए समकोण है, ओके, ए समकोण है तो इसको ए मानो क्योंकि ये 90 अंश होगा। तो इसको आप बी मान लो, इसको सी मान लो, या इसको सी मान लो, इसको बी मान लो, ठीक। तो इसको ए मानो, 90 अंश ये है। तो हमें ये सिद्ध करना है। चलो करते हैं सिद्ध। यहाँ पे सबसे पहले जो हमें दिया है उस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं और फिगर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का अथवा वाला किया गया है। माना कोण ए, माना त्रिभुज ए बी सी, ओके, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है तथा बी एल और सी एम भुजा ए सी और ए बी पर उपस्थित माध्यिकाएं हैं, ऐसे लिख दोगे। और देखो ये आप चित्र बना दोगे। देखो कोण ए समकोण था इसलिए इसको समकोण किया गया है, ठीक है, ये सीधा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण ए हम लोग का समकोण हो गया, ठीक। तो इसको आप सी मान लो, इसको बी मान लो, या इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम लोग दो भुजा को हम लोग ले लेते हैं। जैसे एक ये भुजा ले लिए, तो इस मतलब इस कोण से इस पे हमने क्या, ये माध्यिका खींच दी, ठीक। तो यही माध्यिका एल हो गई, और इससे हमने यहाँ पे एक माध्यिका खींच दी, तो ये सी एम माध्यिका हो गई, ये बी एल माध्यिका हो गई, ठीक मेरे भाई। अब चलो, तो ये वही यहाँ पे लिखा गया, अतः एम ए बी का तथा एल ए सी का मध्य बिंदु है, ओके। और माध्यिकाएं जानते हो भाई कि माध्यिकाएं जो सामने वाली भुजा होती है उसको एकदम मतलब मध्य बिंदु यानी दो भागों में बांटता है। तो ये इधर एक भाग, इधर एक भाग, यानी ये जो बिंदु होगा मध्य होगा और ये बिंदु होगा मध्य होगा इस भुजा का। क्लियर? तो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में ले लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, यानी वही सी ए बी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लेंगे, तो देखो इसमें हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ बी सी स्क्वायर, ओके, बी सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर
हम लोग का होगा लंब का स्क्वायर, तो लंब हम लोग का ये लंब क्या है भाई, ए बी लिखा गया है, ए सी होगा पहले, ए सी का स्क्वायर। ओके, प्लस है तो हम लोग इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का लंब बी सी स्क्वायर बराबर, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, वो आपका आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इसको लंब का स्क्वायर प्लस आधार का भी स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि धन है तो इधर उधर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बी सी का स्क्वायर हम लोग का यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी यानी आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर किया गया है, और इसको समीकरण 1 मान लिया गया है। ठीक, अब देखो इधर क्या किया गया है, इसके 1 मिनट, इस बगल क्या किया गया है, अब देखो अब समकोण ए बी एल में, ए बी एल में, ए बी एल क्या है भाई, ए बी एल, ए बी एल, ओके, ये भी तो हम लोग का एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए बी एल, ये भी तो एक हम लोग का समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये भी हम लोग का सी एम ए, ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, 3 समकोण त्रिभुज। तो तीनों में हम लोग यही फार्मूला यूज करके कि कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का ए बी एल था ना, इधर हमने क्या लिया था, 1 मिनट, त्रिभुज ए बी एल में, ठीक है, त्रिभुज ए बी एल में, ओके, ये लिया गया है। तो इसमें हम लोग का ये कर्ण यानी बी एल का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, तो आधार हम लोग का ये ए बी का स्क्वायर प्लस लंब, लंब यानी ए एल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हम लोग एक बार ये तो हमने ले लिया है, इसको ले लेंगे सी एम ए में, यही लिया गया है ना, देखता हूँ 1 मिनट, हाँ यही लिया गया होगा, ए सी एम या वही सी ए एम में। ठीक, तो समकोण ए सी एम में यानी ए सी एम में, अब इसमें क्या होगा, वही हम लोग का ये कर्ण हो जाएगा, यानी एम सी या सी एम हम लोग का कर्ण हो जाएगा, तो सी एम का स्क्वायर बराबर इसको एम सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम लोग का, आधार आधार हम लोग का ए एम का स्क्वायर प्लस हम लोग का लंब, लंब ये है ए सी का स्क्वायर। ठीक, ले लिए भाई, तो चलो अब देखो इसको इधर तीनों को हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्लियर में भाई, और तीनों को हमने एक एक समीकरण बना दिए, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, जो समीकरण हमने 2 ये लिया और ये 3 लिया, यानी जो हाफ वाफ वाला माध्यिकाओं के कारण जो समकोण त्रिभुज बन रहा था, ठीक है, ये बड़ा वाला नहीं। ठीक, तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे कि 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से हम लोग क्या करेंगे, अब देखो बी एल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर समीकरण 2 में था, और सी एम का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर ये समीकरण 3 में था। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 3 को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये जो बायां पक्ष है आपस में जुड़ जाएगा और जो दायां पक्ष है आपस में जुड़ जाएगा, तो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, तो बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर हो गया, और इधर वाला पक्ष यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, अब इसी को हम लोग हल करते हैं। कहोगे कि बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर यहाँ पे आपने क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ देखो सिद्ध हम लोग का यही लगभग करना था, हमें क्या सिद्ध करना था क्वेश्चन में, 1 मिनट, देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमें बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर सिद्ध करना था, इसीलिए इसको हमने लिया। क्लियर मेरे भाई, तो चलो, तो यहाँ बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर बराबर इन दोनों के जो मान थे उनको हमने जोड़ लिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। अब देखो ए बी का हम लोग स्क्वायर उसी तरह ले लेंगे, ए एल का स्क्वायर हम लोग का ए सी बटा 2, जो ए एल का जो वर्ग है, ए एल को हम लोग ए सी बटा 2 लिख सकते हैं। देखो ए एल भुजा कहाँ है भाई, यहाँ देखो ए और ए एल हम लोग की ये भुजा है, तो इसको हम लोग ए सी इस पूरे का बट्टा यानी 2 कर सकते हैं बिल्कुल, तो वही किया गया है यहाँ पे। ठीक है, वही यहाँ पे किया गया है, ए सी बटे 2, ए एल भुजा ए सी की आधी है तो ए सी बटा 2 हम लोग लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर है। अब देखो ए एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ ए एम कहाँ है हम लोग की भुजा, ए एम, ए एम यह भुजा है, ये क्या है भाई, ये मध्य बिंदु है, क्योंकि ये माध्यिका है तो माध्यिका ये मध्य बिंदु होता है, तो ये ए बी जो भुजा है इसकी आधी है, तो ये बी की आधी है ए एम, तो ए एम की जगह पे हम लोग ए बी बट्टा 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो हम लोग ए एम का जगह ए बी बटा 2 लिख दिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, और प्लस ए सी स्क्वायर को उसी तरह रहने देते हैं। ठीक, अब चलो
इसको जोड़ते हैं, ये ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। अब देखो ये हम लोग का, ये क्या किया हूँ भाई, 1 मिनट, ठीक है कुछ नहीं। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एसी का मतलब इसका ये वर्ग हटाओगे तो एसी का वर्ग, ठीक है, बटे 2×4 हो जाएगा। तो इसको हमने एसी के पास यानी इधर इसके पास यहाँ पे कर दिया है, और ये ए बी बटे 2 है तो इसका वर्ग करोगे तो ए बी का वर्ग बटे 4 हो जाएगा। तो इसको मैंने इस ए बी के पास कर दिया है, बस यही किया है, ठीक, कन्फ्यूज नहीं होने का। चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि इन चारों को जोड़ेंगे, तो यहाँ हम लोग का हर एक ले लेंगे इसका। तो यहाँ पे हम लोग इन सब का हम लोग क्या करेंगे, लसा लेंगे। तो इन सब का लसा 1 4 4 1 का हम लोग का 4 लसा हो जाएगा। 1 4 4 और 4 से यहाँ गुणा करोगे तो 4 ए बी स्क्वायर, 4 से तो 1 होगा, 1 तो इसमें गुणा करोगे तो ए बी स्क्वायर ही होगा, 4 से इसमें भाग दोगे तो 1, 1 से इसमें गुणा करोगे तो ए सी स्क्वायर, 1 4 4 और 4 से यहाँ तो 4 ए सी स्क्वायर। ठीक मेरे भाई, अब देखो 4 ए बी स्क्वायर 5 ए बी स्क्वायर आ गया, और ए सी स्क्वायर 4 ए सी स्क्वायर 5 ए सी स्क्वायर आ गया, और बट्टे का ये 4 है तो 4। अब देखो ऊपर हम लोग का 5, यहाँ भी 5, तो 5 दोनों में कॉमन है, और नीचे हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो हम लोग का 5/4 बाहर निकालेंगे तो हम लोग का इधर अब क्या बचेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होल बटे में 1, तो एक मतलब कुछ नहीं, भाग देंगे तो यही आएगा। तो 5/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इतना आ गया। अब देखो ये हम लोगों ने कौन सा निकाला, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यानी ये किसके बराबर है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर हम लोग का 5/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आ गया। हमें सिद्ध क्या करना है भाई, 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 यानी 5 बी सी स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, समीकरण 1 से आप ले लो। समीकरण 1 हम लोग की क्या थी कि बी सी स्क्वायर जो था वो बराबर था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह पे आप बी सी स्क्वायर रख सकते हो। तो इसके जगह पे आप क्या करोगे, इसके जगह पे आप बी सी स्क्वायर रख सकते हो, क्योंकि ये समीकरण 1 से इसके बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 5/4 कोष्ट में बी सी स्क्वायर, ठीक। और ये किसके बराबर है, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस 4 से इधर गुणा कर देंगे, यानी देखो सिंपल है हम लोग का, बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर हम लोग का क्या हुआ है, 5/4 बी सी स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ गए कहाँ से आया, ये हमने बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर का मान यहाँ 5/4 ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर निकाला, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का जगह पे हम लोग बी सी स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो है बी सी स्क्वायर के बराबर। तो इसके जगह पे हमने बी सी स्क्वायर रख लिया, बी सी स्क्वायर रख लिया, ठीक। तो हम लोग का बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5/4 बी सी स्क्वायर हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को इधर लाएंगे तो हम लोग का इधर 4 से गुणा हो जाएगा, तो 4 कोष्ट में हम लोग का ये बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 5 का 5 और ये कोष्ट में बी सी स्क्वायर, यानी वही 5 बी सी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। देखो 4 बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो यही देखो हमने यहाँ पे प्रूव कर कर निकाला हुआ है। तो ऐसे ही सवाल को प्रूव करोगे। सवाल का स्टेप काफ़ी हल्का है, बस स्टेप आपको याद रखना है और आराम से आप प्रूव कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है इस सवाल में। हालांकि पिछले सवाल में ज़्यादा कॉन्सेप्ट था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। चलो तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, 1 मिनट, इधर आ जाता हूँ चौथे नंबर पे। ये देखो चौथा नंबर यहाँ पे जो सवाल है ना, ये वाला तो हट चुका है, चौथा वाला ये हट चुका है, स्टार मार्क मैंने लगाया। इसका अथवा वाला देखते हैं, इसका अथवा वाला इधर। अब देखो ये है, यहाँ पे देखो इसका अथवा वाला ये आपका, ये भी आता है, ये आपका मतलब मोटर बोट वाला सब, धारा वाला, नाव धारा वाला। बाकी ये 5वां प्रश्न और इसका ये अथवा वाला दोनों हट चुका है। तो बस हमें बस इसको लगाने की जरूरत है, उसके बाद इस पेपर का फुल सॉल्यूशन हमें मतलब ख़त्म कर देंगे हम लोग। चलो तो इसको करते हैं। इसमें क्या है देखो, एक मोटर बोट यानी वही नाव, ठीक है, जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो हम लोग का ये कोई नदी है, ये कोई नदी है, तो इस नदी में जब कोई स्थिर जल में चाल, यानी हम लोग की धारा वारा नहीं है, तो जो बोट की चाल है वो क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक, तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब क्या है
कि हम लोग का पानी मान लो इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। मान लो किसी समय स्थिरता पानी, तो स्थिर जल में चाल यानी शांत जल में चाल बोट की 18 किमी प्रति घंटा है। जब मान लो हम लोग का ये मतलब धारा बहने लगी, तो इस धारा के विपरीत यह नाव जाती है, तो उसको 1 घंटे क्या है कि प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल आने में 1 घंटा अधिक लगता है। ठीक है, तो यहाँ जाने में 1 घंटा अधिक लग जाता है आने की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि जाने में जो इधर समय लगेगा धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में, वो धारा की दिशा मतलब जितनी धारा होगी उसमें से नाव की चाल माइनस, मतलब नाव की चाल में से वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि भाई धारा तो नाव पे बल लगाएगा ना। समझ रहे हो बात को? तो चलो अब यहाँ पे देखो, आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, मान लोगे अंत में हमें क्या धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो धारा की चाल मान लो कि x किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रति घंटा है। तब देखो आप यहाँ 1 मिनट, मान लो कि माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है, तब लिखोगे तब 24 किमी धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत जाने में लगा समय बराबर दूरी, कुल दूरी बटे चाल। अब देखो चाल हम लोग की शांत जल में नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा है, और धारा के प्रतिकूल यानी धारा की दिशा में नाव जाएगी, तो उसमें से धारा की दिशा घट जाएगी। धारा की दिशा बोल रहा हूँ, मतलब धारा की चाल, क्योंकि उतना माइनस होगा, क्योंकि धारा की दिशा में आप तैरते हो तो जानते हो तैरने में क्या लगता है, आपको ज़्यादा बल लगता है और तेज़ी से आप जाते भी नहीं हो, क्योंकि धारा की चाल आप माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल माइनस हो जाएगी, आप धारा की दिशा में जाओगे तो, और धारा के विपरीत दिशा में जाओगे तो, माफ़ करना, और धारा की दिशा में जाओगे तो चाल ऐड हो जाती है। क्लियर मेरे भाई? तो चलो माना धारा की चाल x किमी प्रति घंटा है, तो तब 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, यानी धारा के प्रतिकूल यानी धारा इधर बह रही है तो इधर जाने में जो मतलब हम लोग की क्या होगी कि जो समय लगेगा वो कुल दूरी बटा कुल चाल। तो चाल कितनी हो जाएगी, नाव की चाल 18 किमी प्रति घंटा, और उसमें से धारा की चाल घट जाएगी क्योंकि इसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो 24 बटा 18 माइनस 6 हो जाएगा, और वहीं धारा की दिशा में जाएंगे तो 8 हो जाएगा, तथा 24 किमी धारा के अनुकूल वापस आने में लगा समय। अब धारा के अनुकूल आ रहे हैं, यानी धारा इधर है और इधर ही हम लोग आ रहे हैं, तो 18 किमी प्रति घंटा तो एक नाव की चाल हो जाएगी, और धारा की जो चाल होगी वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो कि धारा की दिशा में तैरते हो तो काफ़ी तेज आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपके चाल के साथ धारा की चाल ऐड हो जाती है। तो धारा की चाल हमने माना था x, तो वो ऐड हो जाएगी। तो तब लिखेंगे तथा 24 किमी धारा के अनुकूल वापस आने में लगा समय बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल। तो चाल 18 किमी प्रति घंटा नाव की, और प्लस उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक, चलो अब देखो प्रश्नानुसार बोल क्या रहा था प्रश्न, यहाँ पे देखो कि 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। क्या? 24 किमी धारा के प्रतिकूल तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। यानी जब हम लोग धारा के प्रतिकूल जाते हैं, ठीक है, यानी हम लोग की धारा इस तरफ बह रही है, तो इधर जाते हैं उतनी ही दूरी जो 24 किमी थी, और इतनी ही दूरी वापस आते हैं, तो इधर जाने में 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। जाने में 1 घंटा अधिक समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि भाई धारा के हम लोग प्रतिकूल जा रहे हैं एक तरह से। ठीक, तो धारा की चाल इसीलिए माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, आगे देखो। ओके, चलो तो देखो आप लिख दोगे कि प्रश्नानुसार। अब देखो यहाँ 24 बटे 18 माइनस 6 ये क्या है, मतलब हम लोग ये धारा के प्रतिकूल गए हैं, तब मतलब लगा कुल समय है। ठीक है, क्योंकि कुल दूरी बटे कुल ये चाल। ठीक है, बराबर 24 बट में 18 प्लस x, ये क्या है, ये हम लोग की धारा के अनुकूल मतलब जो लगा कुल समय है, धारा के अनुकूल वापस आने में लगा कुल समय है। अब यह क्या कह रहा है कि यहाँ मतलब धारा का जब हम लोग प्रतिकूल जाते हैं तो 1 घंटा अधिक लग जाता है, यानी इसमें 1 घंटा अधिक लग रहा है, तो इसलिए इसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। क्लियर? अब चलो, अब इसी को हम लोग हल कर देंगे, और हल कर कर हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हल करते हैं। अब देखो इससे हम लोग इधर मतलब सबसे पहले तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलो इसको जोड़ लेते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। ओके यार, चलो माफ़ करना है, एक्चुअली मोबाइल फिर स्विच ऑफ हो गई। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये मैथ वाली वीडियो लंबी लंबी हो जाती है, और जब मोबाइल की बैटरी 50 60% चार्ज होती है ना, तो 1 घंटे की वीडियो शूट करते करते ना
मतलब एकदम ड्रेन हो जाती है बैटरी, और 5% या 10% पे आता है तो आई थिंक मोबाइल में ये सिस्टम में मेरा ऑटोमेटिकली मतलब स्विच ऑफ हो जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ तक समझ लिया था, यहाँ तक क्यों चीज़ें आई है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर कर हम लोग एक्स का मान याद करते हैं। अब देखो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये देखो मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है, थोड़ा यहाँ पे मैं इसका स्टेप मैंने गायब कर दिया है। इसलिए गायब कर दिया, मैंने सोचा कि ये 5वां क्वेश्चन सिलेबस में है आपका, तो यहीं पे सॉल्यूशन कर दूंगा तो यहीं पे अट जाएगा, अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 5वां क्वेश्चन और 5वां कथवा वाला दोनों हट गया था। तो चलो इस पीडीएफ को थोड़ा मैं लक्ष्य बैच में अपडेट कर दूंगा, यहाँ थोड़ा डिटेल में और सॉल्यूशन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे कैसे करोगे, ये 24/18 - x है तो उसको उसी तरह रहने दो, 24/18 - x। अब देखो बराबर में ये देखो इन दोनों को जोड़ो, तो इसको जोड़ोगे तो ये 24 + 18 + x होल बटे में 18 + x हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो ठीक। अब देखो यहाँ पे देखो ये, चलो अभी इसी तरह रहने देता हूँ, 24/18 - x बराबर इन दोनों को जोड़ो तो ये 8 × 4 = 12 का 2 और 2 × 1 = 3 × 1 = 4 और ये प्लस x है तो x और बटे में ये 18 + x। ठीक। अब देखो त्रिय गुणा करते हैं, इधर का इधर गुणा, इधर का इधर गुणा, तो ये आपका 24 कोष्ट में 18 + x हो जाएगा और ये आपका इधर गुणा होगा तो बराबर 18 - x और कोष्ट में 42 + x, इस प्रकार का हो जाएगा। इसी को मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, देखो इस वाले को मैंने इधर लिख दिया है और इस वाले को उधर, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, इधर पूरा पक्ष बदलोगे तो। ठीक मेरे भाई। अब चलो यहाँ पे देखो, अब इन दोनों का हम लोग गुणा करते हैं, तो 18 से गुणा इसमें करोगे तो 7 से 56 होगा, इसमें फिर गुणा करोगे तो 18x होगा, फिर x से इसमें गुणा करोगे तो -42x और फिर इसमें गुणा करोगे तो +x - x यानी -x², और 24 से इसमें बराबर के इधर 24x और 24 से इसमें गुणा करोगे तो 4 से 32 हो जाएगा। ठीक। अब चलो अब क्या करते हैं हम लोग, जो मतलब ये अंक वाले हैं सीधे सीधे 7 से 56 ऐसे इसको एक तरफ रखते हैं और ये जिनके साथ x जुड़ा हुआ है उसको एक साथ रखते हैं। तो ये देखो 7 से 56 को यहीं पे रखा गया है, 4 से 32 उधर से इधर ला लिया गया है, तो इधर बराबर के इधर ये क्या है प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक। अब देखो 24x हम लोग का 24x यहाँ था और इधर वाली चीज़ है ये पूरी पूरी उधर चली गई है, तो ये +18x था तो -18x हो गया, -42x था तो +42x हो गया और -x² था तो +x² था हो गया, क्योंकि बराबर की सारी चीज़ें इधर आई हैं। ठीक। चलो तो ये हम लोग को 756 में से 4 से 32 जाएगा तो 324 बचेगा। यहाँ देखो 24x -18x और ये +42x, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो हम लोग का अंत में 48x बचेगा और प्लस ये x² का x²। ठीक। अब देखो इसको उधर ले जाते हैं और इधर 0 करते हैं, क्योंकि हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो इसको उधर ले जाएंगे तो हम लोग का माइनस हो जाएगा और थोड़ा सजा देंगे, x² को हम लोग पहले रख देंगे, उसके बाद 48x और अंत में -324 बराबर इधर 0 हो गया, तो पूरा फिर पच बदल देंगे तो x² + 48 के -324 बराबर 0, सिंपल। अब ये एक गुणनखंड के रूप में हो गया, इसका गुणनखंड कर देते हैं, गुणनखंड करेंगे तो अंत में x का मान 6 आएगा और x का मान -54 आएगा। तो भाई मतलब हमने x क्या माना था, धारा की चाल तो निगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए ये नहीं होगा, तो हम लोग लिख देंगे कि अतः धारा की चाल 6 किमी/घंटा होगी, सिंपल। अब देखो ये गुणनखंड आप कर लोगे ना, गुणनखंड तो आप कर ही लोगे, इसका इसमें गुणा करोगे तो -324x² होगा, तो 48x + 48x को 2 ऐसे भागों में तोड़ोगे जिससे कि गुणा करने पे -324x² आ जाए और दोनों भागों को जोड़ने पे +48x आ जाए। तो इसको आप इस 2 भागों में तोड़ोगे 54x - 6x, इन दोनों का गुणा करोगे तो -324x² आ जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो 48x आ जाएगा, और फिर इसमें से आप x कॉमन लोगे तो इसमें से x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x और इसमें x कट गया तो 54 बचा, इन दोनों में -6 कॉमन लोगे तो 6 से भाग दोगे तो +x बचेगा, इसमें आप 6 से भाग दोगे तो +54 हो जाएगा। फिर इन दोनों में x + 54 कॉमन, तो हम लोग का यहाँ कट जाएगा तो x बचेगा और यहाँ ये कट जाएगा तो -6, यानी एक क्वेश्चन में -6 एक में x + 54, और एक बार x - 6 बराबर 0 करोगे तो x का मान 6 आ जाएगा, और एक बार x + 54 बराबर 0 करोगे तो x का मान -54 आ जाएगा। तो ये धारा की चाल हो नहीं सकती, ये होगी, तो वही लिख दोगे यथा धारा की चाल 6 किमी/घंटा होगी, सिंपल। ठीक भाई। तो चलो ये रहा पूरा ये कैलकुलेशन का स्टेप, मैंने पूरा आपको समझा दिया। तो ये हम लोग का जो पेपर सेट था कौन सा भाई, DW वाला ना, हाँ W वाला, DW वाला पूरा सॉल्यूशन हम लोग का समाप्त हो गया। इससे पहले हम लोगों ने आई थिंक 1 घंटे की क्लास की थी और ये भी लगभग मान लो 1 घंटे की क्लास हो गई, 2 घंटे में पूरा इसके के सारे सवालों को हमने डिटेल में सॉल्व कर लिया। तो सारे सवालों को आप क्लियर कर लेना,
आई थिंक मेरी बैटरी फिर बैठने वाली है भाई, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज कर कर ये शूट कर रहा था। चलो भाई, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग की वीडियो ख़त्म हो गई। आप पूरा का पूरा देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, इसके पीछे वाली वीडियो। और बाकी आप लक्ष्य बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो हमारी ऐप है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है, उससे डाउनलोड कर लेना यूपीएमएसपी स्टडी गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है मेरे भाई। जिसमें आपको 99 रुपये में सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, और बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा, मेरे तरफ से बनाए हुए मॉडल पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।